यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एंड लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कोई बच्चा अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि आगे आने वाले लेक्चर आप लोग को मिलते रहेगा। जो बच्चे पुराने हैं, अगर मजा आ रहा है पढ़ने में तो वीडियो को लाइक जरूर करो, जो भी अच्छा लगता है कॉमेंट करो, कोई डाउट है वो भी कॉमेंट करो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमें दो चीज पढ़ना है। एक तो स्पेसिफिक कॉस्ट कि हर एक कैपिटल का अपना कॉस्ट कितना है, डिवेंचर का, प्रीफरेंस का, इक्विटी का, ठीक। एंड एक होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट कि टोटल कॉस्ट, जो टोटल कैपिटल है उनका कॉस्ट कितना है, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल है, याद करो, ये डेट कैपिटल भी हो सकता है, जैसे कि बैंक लोन, जैसे कि डिवेंचर, है ना। ये प्रीफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकता है, ये इक्विटी भी हो सकता है। एंड इक्विटी में आपको पता है इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकता है। एंड सम टाइम कई बार कंपनी रिटेन अर्निंग का भी कॉस्ट निकालती है, तो रिटेन अर्निंग भी हो सकता है, क्योंकि रिटेन अर्निंग हमने रखा है तो उसका भी तो कॉस्ट है, ठीक। नहीं है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो एज अ डिविडेंड, रिटेन अर्निंग का भी, ठीक है। जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने ये और ये किया था, करेक्ट। जरा 2 मिनट में डेट वाला एक बार रिवाइज करा देता हूँ। डेट में क्योंकि बच्चे को अगर डेट याद हो तो प्रीफरेंस तो उसके बाद ही मैंने समझाया था, बिल्कुल बेसिक सा चेंज है। जहां जहां इंटरेस्ट था वहां वहां हमने क्या ले लिया था, प्रीफरेंस डिविडेंड। इसको आफ्टर टैक्स नहीं करना था, छोटा मोटा चेंज था वो मैं बताया था, ठीक। तो डेट का याद करते हैं। डेट में मैंने दो सिनेरियो पढ़ाई थी, एक इरिडीमेबल, करेक्ट, इरिडीमेबल। इसमें हमने देखा था कि दो केस दे सकता है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट दिया हो तो कैसे निकालते थे कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट रेट को आफ्टर टैक्स कर दीजिए ठीक। दूसरा, अगर प्राइस दिया हो, ठीक, जैसे डिबेंचर है तो डिबेंचर का प्राइस दिया है, बॉन्ड का क्वेश्चन है, बॉन्ड का प्राइस दिया है, तब कैसे निकालते थे कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट अमाउंट 1 - T डिवाइड बाई P0 जो प्राइस है। कई बार फ्लोटेशन कॉस्ट होता है तो नेट प्रोसीड इंटू 100। ध्यान देना जरा, नेट प्रोसीड कैसे निकलता है, इश्यू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट घटा के। अच्छा मान लो फ्रेश इश्यू नहीं कर रहे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिवेंचर है या बॉन्ड है, तो मार्केट प्राइस में से, क्योंकि नया अगर इश्यू करने गए तो इसी प्राइस पे बिकेगा ना, मार्केट प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट घटा के। मार्केट प्राइस ना हो, अगर संभव ना हो, तब हमें करनी चाहिए फेस वैल्यू में से फ्लोटेशन कॉस्ट घटा के। लॉजिकली क्या मार्केट प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट घटाना चाहिए। ना हो अगर मार्केट प्राइस क्वेश्चन में, तब फेस वैल्यू में से घटाया जाएगा। मानेंगे कि फेस वैल्यू ही मार्केट प्राइस है, उतने पे ही इशू होगा, है ना। लेकिन इंस्टीट्यूट कभी कभी क्या करता है, जैसे कि अगर एक्सप्लेनेशन देखोगे कंसेप्ट, तो लिखा है कि इश्यू प्राइस ना हो तो मार्केट प्राइस ले लेंगे, लेकिन करते टाइम कई बार फेस वैल्यू से ही फ्लोटेशन कॉस्ट घटा देता है, फेस वैल्यू पे ही फ्लोटेशन कॉस्ट निकाल देता है। पर निकालना किस पे चाहिए था फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा मार्केट प्राइस पे, ठीक है। याद रखना, जो परसेंटेज दिया है हमेशा मार्केट प्राइस पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद आता है रिडीमेबल, करेक्ट। अगला है रिडीमेबल। देखिए, रिडीमेबल में हमने दो पढ़े थे मेथड, एक अप्रोक्सीमेशन मेथड, दूसरा एलटील मैच्योरिटी। ये कब लगाना है, जब क्वेश्चन आस्क करे, पूछे, क्वेश्चन बोले, ये कब लगाना है, इफ नथिंग गिवन। जब कुछ ना बोले क्वेश्चन, हमेशा अप्रोक्सीमेशन मेथड से आपको निकालना है, ठीक है। जब क्वेश्चन स्पेशली बोले वाईटीएम से बनाइए तभी आपको वाईटीएम मेथड लगाना है, ठीक है। चलो, इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें पढ़ा था इंटरेस्ट 1 - T करेंगे प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड
इस फॉर्मूले में ये जो ऊपर है ना, ऊपर ये क्या है, कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितना कॉस्ट इनकर्ड करना पड़ रहा है। ये क्या है, एवरेज कैपिटल। किसी का भी कॉस्ट निकालना हो, अरे कॉस्ट कितना है, कैपिटल कितना है ठीक है, डिवाइड कर दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एवरेज कैपिटल से, इंटू कर दो 100 से। ठीक, मैंने एक चीज पढ़ाई थी, अगर प्रीमियम ऑन रिडीम्शन या डिस्काउंट ऑन इश्यू पे भी टैक्स बेनिफिट मिले तो ये 1 - t टोटल में इंटू करेंगे बाहर ले आके। ठीक है, एक और चीज पढ़ाया था कि अगर मान लो यहाँ पे इश्यू हुआ है, आफ्टर 5 ईयर्स हम यहाँ पे खड़े हैं, 4 ईयर्स और है रिडीम्शन के, और पूछ रहा है करेंट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बताइए आज के डेट में, तो हमेशा हमें इस पीरियड को ध्यान के निकालना है। रिमेनिंग ईयर कितना होगा 4, और प्राइस क्या लेंगे आज का डेट का। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, इसको तो यूज नहीं करोगे इस पीरियड की प्राइस को, और 9 ईयर तो यूज नहीं करोगे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है हमेशा रिमेनिंग पीरियड को ध्यान में रख के आपको कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालनी है, क्योंकि आप यहां पे खड़े हैं। उसके बाद वाईटीएम मेथड में मैंने बोला था इसको आईआरआर मेथड या डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड भी बोलते हैं देखो, कंपनी के लिए कॉस्ट है, पर जो पैसा लगाया है ना इन्वेस्टर, उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखेगा, वो कितना कमा रहा है एक्चुअल में, वो जितना कमा रहा है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखते हैं तो कॉस्ट बोलते हैं। तो इसीलिए वाईटीएम मेथड से कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालना हो तो आईआरआर जो कैपिटल बजटिंग में पढ़ते हैं वही है ये। कैसे करना है, एनपीवी निकालना है 2 रेट पे। एग्जाम में आपको ये 2 रेट एज्यूम नहीं करनी, यहाँ पे तो एज्यूम करके हम करते हैं। ठीक, लॉजिक भी बताऊंगा कौन सा रेट एज्यूम करना चाहिए। ठीक है अभी क्वेश्चन आने दो पास्ट का, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्योंकि एनपीवी निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एनपीवी कैसे निकालते हैं, पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, पर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे तो पीवी ऑफ आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, क्योंकि कंपनी तो कॉस्ट निकाल रही है ना। एंड आउटफ्लो में क्या आएगा कंपनी का, पीबी ऑफ आउटफ्लो माइनस इनफ्लो। इनफ्लो में तो नेट प्रोसीड, और आउटफ्लो में कितना आएगा, तो हर एक साल जो इंटरेस्ट दे रहा है वो, और लास्ट में रिडीमेबल वैल्यू देंगे वो। इंटरेस्ट हर एक साल जाता है तो इसको एन्यूटी फैक्टर से इंटू करनी पड़ेगी। रिडीमेबल वैल्यू लास्ट में मिलेगा आपको, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उस साल से इंटू करनी पड़ेगी। 2 रेट कैसे मैंने बोला कि आपको 2 रेट एज्यूम करने की जरूरत नहीं, एग्जामिनेशन में वही 2 रेट का आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देगा, तो आप वही 2 रेट यूज कर लेना, क्योंकि जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देगा एग्जाम में हमें उसको यूज करके क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, आगे देखेंगे, पास्ट में आया हुआ क्वेश्चन खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर आपको लगाना है फॉर्मूला, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट। ठीक है, और आ जाएगा आपका वाईटीएम मेथड से। ठीक, लास्ट में मैंने एक और चीज पढ़ाई थी कि रिडीमेबल वैल्यू कई बार, अगर रिडीमेबल वैल्यू, एक और चीज पढ़ाई थी मैंने, अगर इन केस ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर, कोई डिवेंचर अगर कन्वर्टिबल है तो हमने पढ़ा था कन्वर्टिबल डिवेंचर में एक तो कैश ऑप्शन होता है, कैश में कितना ले जाओ, एक देख लेंगे इक्विटी कन्वर्जन वैल्यू कि इक्विटी में कन्वर्ट होता है तो कितना मिलेगा। ये कैसे निकालते थे, कन्वर्जन रेशियो, एक डिवेंचर के बदले कितना इक्विटी मिलेगा, और इक्विटी का मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, जब कन्वर्जन करेंगे उस समय। ठीक, ठीक है, मान लो 5 साल बाद रिडीम हो रहा है, तो उस समय क्या है, कैश में कितना रिडीमेबल वैल्यू मिलेगा वो, और उस समय जो शेयर मिलेंगे उनका रेट क्या है मार्केट में वो देख लेंगे। जो भी हायर होगा ना, जो भी हायर होगा इनमें से
वही एक इन्वेस्टर एक्सेप्ट करेगा तो वही कंपनी के लिए क्या हो जाएगी, रिडीमेबल वैल्यू। ठीक है, समझ में आया क्या। उसके बाद आए थे प्रीफरेंस पे। प्रीफरेंस पे भी दो मेथड है, एक तो अप्रोक्सीमेशन, दूसरा वाईटीएम। करने का तरीका सेम है, यहाँ पे आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट लेते थे, वहां पे प्रीफरेंस डिविडेंड लेंगे, इतना बस फर्क है। ठीक है, चलिए आते हैं अब थोड़ा आज के टॉपिक पे, जो कि होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में एक और चीज कल आपको पढ़ाया था, अभी ध्यान दिलाता हूं क्योंकि वो कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा। दो सबसे फेमस मॉडल है, पहला डिविडेंड अप्रोच। डिविडेंड अप्रोच से अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम डिनोट करते हैं केई से, ठीक है, केपी से कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, केडीटी से कॉस्ट ऑफ आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, केई से कॉस्ट ऑफ इक्विटी और केआर से डिनोट कर देंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ये बस डिनोशन है, ठीक, डिनोट करने का एक तरीका है। डिविडेंड डिवाइड बाई पी जीरो, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट हो तो नेट प्रोसीड इनटू 100, करेक्ट। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, अगर ग्रोथ रेट ना दिया हो, नो ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। चलिए ये फॉर्मूला किस लॉजिक पे बेस है जरा समझते हैं। कल आपको एक चीज पढ़ाई थी, बॉन्ड वैल्यूएशन, और मैंने बोला था दुनिया में किसी भी एसेट का प्राइस निकालना हो ना तो कैसे निकाल सकते हैं भाई साहब, उससे आने वाली जितनी भी इनफ्लो है ना उसका प्रेजेंट वैल्यू कर दो, वही एसेट की प्राइस होनी चाहिए, करेक्ट। और बॉन्ड में मैंने बताया था इंटरेस्ट आएगा और जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आएगा सारा। अगर हम बॉन्ड का इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू कर दे तो बॉन्ड का प्राइस आएगा। सिमिलरली अगर शेयर के केस में बोले तो बताओ, शेयर के केस में बोले तो शेयर में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं आज के आज के डेट में, तो हर एक साल डिविडेंड आएगा। हर एक साल का डिविडेंड डी इसलिए एज्यूम कर रहा हूं क्योंकि मैं माना हूं देयर इज नो ग्रोथ इन डिविडेंड। डिविडेंड सेम ही कांस्टेंट डिविडेंड आएगा, हर एक साल सेम डिविडेंड आएगा, करेक्ट। कब तक, इन्फिनिटी तक। कंपनी को हम क्या मानते हैं, गोइंग कंसर्न है, हमेशा चलते ही रहेगी चलती रहेगी, मैंने इन्वेस्ट कर दी, कमाई के रूप में डिविडेंड मिलते रहेगा, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे शेयर प्राइस क्या होना चाहिए निकालना हो तो कल के कंसेप्ट अनुसार जितनी भी इसको लाइफ टाइम में डिविडेंड मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू, यही शेयर प्राइस होगा। अब देखो कोई एन्यूटी है, अगर सेमी एन्यूटी है, सेमी अमाउंट है, ठीक है, परपेचुइटी तक मिल रहा है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू पता है कैसे निकलता है, एन्यूटी डिवाइड बाई डिस्काउंट रेट। हमारे केस में कैसे निकलेगा, एन्यूटी कितना है, डिविडेंड डिवाइड बाई डिस्काउंट रेट के, और इससे अगर के निकालना हो तो निकल जाएगा डिविडेंड डिवाइड बाई पी जीरो। के तो परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है तो इंटू 100। ठीक, ये फॉर्मूला बना। कई बार नया शेयर इश्यू करते हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह भी लगता है, तो नेट प्रोसीड ले लेंगे। लॉजिक समझ में आया इस फॉर्मूले का। अगर वहीं पे ग्रोथ रेट हो डिविडेंड में, इफ ग्रोथ रेट इन डिविडेंड, डिविडेंड में ग्रोथ रेट हो, डिविडेंड एक कांस्टेंट रेट से ग्रो हो रहा है जिसको मैं डिनोट किया हूं, मान लो जी है, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा पी जीरो प्राइस। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो नेट प्रोसीड प्लस जी, जी मतलब ग्रोथ रेट इन डिविडेंड इनटू 100। ठीक, इस फॉर्मूले में जी क्या है, जी थोड़ा एक्सप्लेन करना है मुझे, पहले ये लिख लो। D1 क्या है, D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। कंपनी जो है आने वाले समय में कितना डिविडेंड देने वाली है नेक्स्ट ईयर, ठीक है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड या डिविडेंड फॉर नेक्स्ट ईयर बोले तो इतना डिविडेंड कंपनी देगी, तो ये है। इसको निकालने का एक और तरीका है, डी जीरो, अभी जो डिविडेंड पे हुआ है उसमें ग्रोथ रेट इनटू कर दो, क्योंकि डिविडेंड हम एज्यूम कर रहे हैं इस रेट से ग्रो होगा हर एक साल, तो नेक्स्ट ईयर का निकालना हो तो 1 प्लस जी। ठीक, अच्छा डी जीरो क्या है, यह है लास्ट ईयर का डिविडेंड, या कंपनी पेड डिविडेंड बोले तो
जस्ट पेड डिविडेंड बोले तो, जो पे हो चुका है, करेंट ईयर का डिविडेंड बोले तो तब भी डी जीरो। लॉजिकली बोले तो कई बार यूज करता है वर्ड कंपनी पेज डिविडेंड, तो वो होना चाहिए क्या, डी वन। पर इंस्टीट्यूट कई बार मिस्टेक से क्या करता है कि डी जीरो मान लेता है उसको, अगर ग्रोथ रेट अलग से दिया है और बोला है कंपनी पेज डिविडेंड, तो उसको डी जीरो मान के डी वन ऐसे निकाल देता है। ये मैं क्वेश्चन आएगा तब समझा दूंगा आपको। वैसे कंपनी पेज बोले तो हमें क्या मानना चाहिए उसको, बोलो डी वन, ठीक है, और सीधा डी वन रख देंगे यहाँ पे फॉर्मूला में। लेकिन कई बार कंपनी पेज वर्ड यूज करता है, उसके बावजूद उसको क्या मानता है इंस्टीट्यूट, डी जीरो, ठीक। और ऐसे फॉर्मूला डी जीरो में वन प्लस जी इंटू करके डी वन निकालता है। आपको क्या करना चाहिए मैं बोलूंगा आपको एजम्पशन ले लेना चाहिए। अगर आप डी वन ले रहे हैं तो लिख दीजिए कि कंपनी पेज डिविडेंड को हमने एक्सपेक्टेड डिविडेंड माना है, ठीक है। पहले कुछ समय पहले तक इंस्टीट्यूट दोनों सॉल्यूशन प्रोवाइड करता था, एक बार डी वन मान के, एक बार डी जीरो मान के। हाल ही में कुछ समय से देख रहा हूँ इंस्टीट्यूट कई बार सीधा डी जीरो मान के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। चलो, ये तो हुआ क्या, नेट प्रोसीड। ये कैसे निकलेगा, इश्यू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट घटा के, ये ना हो तो मार्केट प्राइस में से ही फ्लोटेशन कॉस्ट घटा देंगे, ठीक। क्वेश्चन में मार्केट प्राइस भी ना हो तो फेस वैल्यू में से फ्लोटेशन कॉस्ट घटा देंगे। और क्या क्या कर सकते हैं, मार्केट प्राइस भी ना दिया हो तो। ये जी क्या है इस फॉर्मूले में, ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। बोले तो कांस्टेंट ग्रोथ रेट, हम मान रहे हैं हर एक साल सेम ही ग्रोथ रेट है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूं, कांस्टेंट ग्रोथ रेट, इसको निकालने का दो तरीका है। फर्स्ट अप्रोच, नोट को डिटेल में लिखो, इसके बाहर जब क्वेश्चन पूछेगा ना, कुछ ऐसा नहीं होगा कि इस नोट्स के दौरान जो आप लिख रहे हो उसके बेसिस पे बन ना पाए, ठीक है। तो नोट्स को खूब बढ़िया से लिखो। मान लो कह रहा है आज जो डिविडेंट है वो 10 रुपीज है, 6 साल बाद जो डिविडेंट होएगी वो 14.2 रुपीज होगी। तो इस डिविडेंड में ग्रोथ रेट निकालिए, अगर 6 साल का डिविडेंड दिया हो आज और 6 साल बाद का, और कितने रेट से वो ग्रो हुआ, कैसे निकालेंगे। d6 इज इक्वल टू d0 1 प्लस जी टू दी पावर 6। देखिए इसमें d1 इज इक्वल टू d0 1 प्लस जी टू दी पावर 1 था, तो d1 आ रहा था। तो सिमिलरली d6 कैसे आएगा, d0 1 प्लस जी टू दी पावर 6। इससे ऐसे d6 रख दोगे, d0 10, 1 प्लस जी टू द पावर 6, ये इधर डिवाइड करोगे तो 1.42 आएगा ठीक। अब हम फ्यूचर वैल्यू टेबल यूज करेंगे, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, कि कौन सा रेट पे 6 साल बाद ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आ रहा है। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ पे तो आपके बुक के पीछे या फिर आप डाउनलोड कर लेना गूगल से, फ्यूचर वैल्यू टेबल मिल जाएगा। लेकिन आपको एग्जामिनेशन में फ्यूचर वैल्यू टेबल देगा, उसको देखना है। कैसे देखना है कि 6 ईयर में कौन से रेट पे ये वैल्यू आ रही है। अभी देखेंगे, एक क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा जिसमें टेबल दे रखा है, छोटा सा स्ट्रक्ट, समझ में आ जाएगा समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। अगर फ्यूचर वैल्यू टेबल हो तो क्या देखना है, 6th ईयर का 1.42 फ्यूचर वैल्यू फैक्टर किस रेट पे आ रहा है, वही रेट होगा ग्रोथ रेट। जैसे कि एग्जांपल में ऐसे देगा आपको, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 5%, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 7%। ये बस एग्जांपल है, ठीक है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, मान लो कुछ दिया हुआ है वैल्यू, और यहाँ पे आपको दिख गया
6 ईयर, यहाँ पे आपको दिख गया 1.42, यानी कि 6 ईयर में हमें देखना है 1.42 कौन से रेट पे है, 7%, तो जी का वैल्यू क्या आएगा, 7%। ठीक, एक और मेथड है इसको कैलकुलेट करने का, पर कैलकुलेट करने का नहीं बोलेगा, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, सिंपल आपको हमेशा टेबल देगा, टेबल में क्या देख लेना है, वो 6th ईयर में वो वैल्यू किस परसेंटेज पे आ रहा है, वही ग्रोथ रेट है। ठीक आपको याद होगा मैंने बोला था 2 अप्रोच है, ये तो फर्स्ट अप्रोच है और यही अप्रोच आपके एग्जामिनेशन में आएगा। सेकेंड जो अप्रोच है वो सीए फाइनल में कई बार पूछता है, छोटा मोटा क्वेश्चन के भीतर जो होता है ना कंसेप्ट यूज करने वाली, उसके अंदर, यहाँ पे नहीं पूछेगा। देखो हमें लेना क्या है, ये जी पता है क्या है, ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। कई बार जो ग्रोथ रेट होते हैं ना इन डिविडेंड इज इक्वल टू ग्रोथ रेट इन अर्निंग, अर्निंग के ग्रोथ रेट के बराबर होते हैं। यानी कि डिविडेंड में जितना ग्रोथ रेट है, अर्निंग में जितना ग्रोथ रेट है, उतना ही ग्रोथ रेट है डिविडेंड में। तो हमें पता है अर्निंग का ग्रोथ रेट निकालने का बी इंटू आर, ठीक है, वहां पे ये बी क्या है, रिटेंशन रेशियो, और आर क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी बोलो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो, जो भी बोलो। ठीक, ये फॉर्मूला यूज करने की नौबत यहां पे नहीं आएगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कहीं और इसका कंसेप्ट आया तो बता दूंगा। फिलहाल दोनों अप्रोच मैंने बता दिया। कई बार हम क्या एज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन खुद दिया होता है कि जो ग्रोथ रेट डिविडेंड पे है ना वो ग्रोथ रेट अर्निंग के बराबर है, और अर्निंग का ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला ये है। समझ में आया? फिर मोटा मोटी फॉर्मूला तो छोटा ही है, ये रहा के ई का, अगर ग्रोथ रेट दिया हो तो, ना दिया हो तो ये रहा। एक होता है अर्निंग मॉडल। अर्निंग मॉडल कहता है डिविडेंड को ध्यान मत दीजिए, अर्निंग को ध्यान दीजिए। उस केस में यहाँ डिविडेंड यूज कर रहे थे, अब ईपीएस यूज करेंगे। अगर ग्रोथ रेट हो तो E1 यानी कि EPS1 डिवाइड बाई P0 या नेट प्रोसीड प्लस जी इंटू 100। और E1 कैसे निकलेगा, E0 आज की जो EPS है उसमें 1 प्लस जी कर दो तो एक्सपेक्टेड EPS आ जाएगा। ठीक, यानी कि अर्निंग में भी दो मॉडल है, एक तो विदाउट ग्रोथ, एक ग्रोथ। डिविडेंड में भी दो मॉडल है, एक विदाउट ग्रोथ और एक ग्रोथ। ठीक, डिविडेंड मॉडल हमेशा पूछेगा, उसमें कई बार ग्रोथ रेट निकालनी पड़ेगी। ये कैसे निकालते हैं ग्रोथ रेट, तो हमें पता है D1 इज इक्वल टू D0 1 प्लस जी टू दी पावर 1। तो ऐसे ही जितने साल का दिया रहेगा उसको यूज कर लेंगे। ठीक, और टेबल का वैल्यू दिया रहेगा उससे देख के ग्रोथ रेट निकाल लेंगे। करेक्ट, चलिए 4 मॉडल हो गए, डिविडेंड से 2 और इससे 2। पांचवा मॉडल है CAPM, इसका पूरा नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये बहुत डेप्थ में है, कहाँ पे, जब आप फाइनल में जाओगे ना तो फाइनल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बहुत डेप्थ में है। कहाँ पे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। यहाँ पे तो फॉर्मूला बस पढ़ा दो, इतने में काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत समझते हैं इसको। इसके अनुसार के का वैल्यू होता आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। आर एफ क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि ऐसा रिटर्न जो रिस्क फ्री है। कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो एकदम रिस्क फ्री रिटर्न मिलेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में।
क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रिस्क नहीं होता। गवर्नमेंट थोड़ी ना पैसा लेके भाग जाएगी, गवर्नमेंट तो देश का है, ठीक। एंड कंट्री उसके गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कभी भी पैसा नहीं डूबेगा, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी बिल्स है, आरएम, आरएम का मतलब होता है मार्केट रिटर्न, मार्केट रिटर्न। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी एक कंपनी में नहीं, मार्केट पोर्टफोलियो में, ठीक। मार्केट रिप्रेजेंट इकोनॉमी, जहां पे बहुत सारे कंपनी का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसको बोलते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लिख लो निफ्टी। निफ्टी क्या है? एक इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे सेक्टर की कंपनी निफ्टी के अंदर है, निफ्टी 50 के अंदर हर एक सेक्टर से कंपनी है, ठीक। तो ओवरऑल निफ्टी रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमी को, इसी को बोलते हैं मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक। मार्केट पोर्टफोलियो यानी कि मार्केट में आप लगाओगे तो कितना रिटर्न होगा, उसको बोलते हैं आरएम। बीटा का मतलब होता है बीटा ऑफ कंपनी, ये क्या बताता है? सेंसिटिविटी ऑफ अ स्टॉक with respect to market with respect to market, पता है आपको इसका मीनिंग क्या है? अभी देखेंगे, जरा समझो कि ये फॉर्मूला डेराइव कैसे हुआ है। मान लो एक कंपनी है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, और एक कंपनी है ए लिमिटेड, करेक्ट। मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए? तो इसका एक तरीका है, देखना जरा कि देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके, रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करके जितना मिलता है वो तो मिलना ही चाहिए, प्लस गवर्नमेंट में ना इन्वेस्ट करके ए लिमिटेड में इन्वेस्ट किया, तो ए लिमिटेड में तो रिस्क है, गवर्नमेंट में तो रिस्क ही नहीं था, ए लिमिटेड में रिस्क है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिलना चाहिए। तो ए लिमिटेड के सिक्योरिटी में लगाने की वजह से जो एक्स्ट्रा रिटर्न है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। यानी कि ए के सिक्योरिटी में लगाने की वजह से जो मैं रिस्क लिया हूं उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा भी तो मिलना चाहिए, करेक्ट। इतना समझ में आया आपको? अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ए के कंपनी में लगाने की वजह से मुझे कितना एक्स्ट्रा मिलना चाहिए गवर्नमेंट में अगर लगाया होता उसके तुलना में? ये डिपेंड करेगा एक ही कंपनी के रिस्क के ऊपर। पर रिस्क तो कुछ ऐसा नहीं है कि रिस्क का एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। रिस्क के बदले, रिस्क का तो डेफिनेशन है, रिस्क के बदले मैं कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ ये तो इंसान के ऊपर है। एक ही कंपनी में रिस्क तो सेम है, एक इंसान को ज्यादा रिस्क लग सकता है, दूसरे को कम। एक इंसान पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा रिटर्न मांग सकता है, दूसरा कम मांगेगा। ये तो डिपेंड करता है ना पर्सन टू पर्सन, सबका रिस्क एपेटाइट कैसा है कि नहीं। तो एक कंपनी के लिए जो उसमें रिस्क है, उसकी सिक्योरिटी में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना चाहिए ये निकालना मुश्किल है। पर हर एक कंपनी का ना मार्केट से रिलेशन होता है। हर एक कंपनी का जो शेयर है वह मार्केट, जैसे कि निफ्टी, इनसे इनका रिलेशन होता है। इस रिलेशन को डिफाइन करता है बीटा। रिलेशन का मतलब, अगर मार्केट गिरता है तो कंपनी का शेयर गिरता है, मार्केट बढ़ता है तो कंपनी का शेयर कितना बढ़ता है। इस रिलेशन को बोलते हैं बीटा। बीटा क्या बताता है? सेंसिटिविटी ऑफ एस्पेक्ट टू स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट, यानी कि मार्केट गिरने बढ़ने से कंपनी का शेयर कितना गिरेगा बढ़ेगा, करेक्ट। तो यानी कि हर एक कंपनी का ये बताना मुश्किल है, उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं तो गवर्नमेंट की तुलना में कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मांगूंगा। पर एक चीज है कि मार्केट से उस स्टॉक का एक रिलेशन है जिसको बोलते हैं बीटा, कि मार्केट गिरने बढ़ने से क्या है, स्टॉक कितना गिरता बढ़ता है। तो एक ऐसा कर सकते हैं क्या, मार्केट रिस्क प्रीमियम यानी कि अगर मैं गवर्नमेंट में ना इन्वेस्ट करके मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो कितना मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता, आर एम माइनस आर एफ। देखो इतना तो गवर्नमेंट में मिल रहा है,
और ये मार्केट रिटर्न है, निफ्टी वगैरह में इन्वेस्ट करके मिल जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा रिटर्न है ये क्यों मिला? एक्स्ट्रा रिटर्न इसलिए मिला क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ना इन्वेस्ट करके मैंने रिस्क लिया और निफ्टी में इन्वेस्ट किया, तो इतना मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, करेक्ट। मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, रिस्क लेने के लिए इतना एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, तो उस कंपनी में, कंपनी का तो रिलेशन है मार्केट के साथ, इनटू बीटा, ठीक। क्योंकि मार्केट का जो बीटा है ना वो 1 होता है, ठीक। 1 बीटा के लिए इतना मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, तो कंपनी का बीटा दिया होगा क्वेश्चन में, उसके लिए इंटू कर दोगे कंपनी का बीटा, तो इतना एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला बना आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, यानी कि इतना तो मैं तब भी कमा लेता जब गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करता, मार्केट में इन्वेस्ट करता तो इतना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता मेरे को। ये तो एक बीटा, मार्केट का बीटा होता है एक, एक बीटा के लिए इतना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, तो कंपनी का जो बीटा है कंपनी का जो बीटा है इंटू कर दूंगा, तो कंपनी में रिस्क लेने के लिए कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना चाहिए ये आ जाएगा, ठीक। बीटा कुछ नहीं है, बस कंपनी का रिस्क बताता है विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट, ठीक है। चलिए, समझ में आया क्या? और मोटा मोटी आपको जरूरत क्या है, सिर्फ इस फॉर्मूले की, ये आया कैसे ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। अगला जो लास्ट मोड तरीका है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का, वो है रियलाइज यील्ड, ठीक। सिंपल है, D1 ये ये कैसे है, देखो मैंने आपको बताया था ना कि भविष्य में जितना भी डिविडेंड मिलता है, ये 1 साल बाद का है, ये 2 साल बाद का है, ये 3 साल बाद का, सबका प्रेजेंट वैल्यू कर दोगे तो P0 आएगा। अच्छा, P1 निकालना हो तो 1 साल बाद का प्राइस, तो इससे आगे के जो डिविडेंड है इनका प्रेजेंट वैल्यू, करेक्ट। अगर आपको P1 पता हो तो यानी कि P1 का मतलब है पूरी इससे आगे का जितने डिविडेंड है उसका प्रेजेंट वैल्यू यहाँ तक का जुड़ा हुआ है P1 में, ठीक। और P1 और D1 का प्रेजेंट वैल्यू कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक। समझ रहे हो? चलो, तो कहने का मतलब सिंपल है, P0 आएगा P1 प्लस D1 इसका प्रेजेंट वैल्यू ठीक, ओके। ठीक है, आइए जरा, रियलाइज यील्ड का फॉर्मूला है, ठीक। चलो, अब जरा आते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो केई का हमने बहुत सारा देखा, हमने देखा एक तो डिविडेंड मॉडल, डिविडेंड को यूज करके, जिसमें 2 फार्मूले थे। बताओ, अगर ग्रोथ रेट ना दिया हो तो डिविडेंड डिवाइड बाई P0 या नेट प्रोसीड जो भी हो क्वेश्चन में इंटू 100। दूसरा तरीका, अगर डिविडेंड दिया हो, ग्रोथ रेट दिया हो तो D1 डिवाइड बाई P0 नेट प्रोसीड प्लस G इंटू 100। अर्निंग मॉडल था, ये क्या कहता था, EPS को यूज करने को, अगर ग्रोथ रेट दिया हो तो E1 डिवाइड बाई P0 या नेट प्रोसीड प्लस G इंटू 100। अगला मैंने बताया था CAPM, ये मैंने बोला RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, बीटा कंपनी का दिया रहेगा, RM RF दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक। और लास्ट मॉडल बताया था रियलाइज यील्ड, इससे KE कैसे निकलेगा, D1 प्लस P1 माइनस P0, ठीक। चलिए, अब आते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग पे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग भी इक्विटी शेयर होल्डर का ही फंड है,
ये भी एक इक्विटी कैपिटल है, पर प्रॉब्लम ये है इसमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगता। ये तो अपने पास अवेलेबल फंड है, इसको हम यूज कर सकते हैं आगे, लेकिन इसमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगा। फ्लोटेशन कॉस्ट तो नया शेयर इश्यू करके पैसा लाएंगे तब लगेगा। ठीक, तो इसका बनता है फॉर्मूला, ऊपर जो हमने पढ़ा था। देखो अब ये जो है ना, ज्यादातर अगर ग्रोथ रेट ना दे तब तो यही फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। आपको इसको यूज नहीं करना, हमेशा एग्जाम में ये यूज करना है, ठीक है। एंड ग्रोथ रेट दे तो ये यूज करेंगे, हमेशा ज्यादातर केस में ग्रोथ रेट देता ही है, तो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है। कई बार आपको डिटेल देगा सीएपीएम का, तो ये यूज करना पड़ेगा, और क्या। तो यहाँ पे लिखो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये, डिवाइड बाई P0। नेट प्रोसीड तो नहीं करोगे, नहीं, अगर नेट प्रोसीड आपने किया तो यही गड़बड़ हो गई। नेट प्रोसीड नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगेगा। एक और चीज लिख दूं, KR इज इक्वल टू के इफ नो फ्लोटेशन कॉस्ट, if there is no flotation cost। अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट ना हो तो बताओ के का भी तो सेम ही फॉर्मूला हो जाएगा, D1 डिवाइड बाई P0 प्लस जी इंटू 100। क्यों, फ्लोटेशन कॉस्ट है तो के लिए क्या नेट प्रोसीड यूज करेंगे, KR के लिए P0 यूज करेंगे, पर फ्लोटेशन कॉस्ट हो ही ना क्वेश्चन में, तो के और KR सेम आ जाएंगे। KR इज इक्वल टू के कर सकते हैं, ठीक। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखना, इफ देयर इज पर्सनल टैक्स एंड brokerage given in the question। अगर क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स का इंफॉर्मेशन दे एंड ब्रोकरेज का इंफॉर्मेशन दे, तब के कैसे निकलेगा, सॉरी KR कैसे निकलेगा। के आर इज इक्वल टू के होता है 1 माइनस पर्सनल टैक्स। किस लॉजिक पे बेस्ड है बताता हूं, पहले लिख लो, ठीक है। 1 माइनस पर्सनल टैक्स, 1 माइनस ब्रोकरेज। एक और है KR इज इक्वल टू के आर है, ठीक। 1 माइनस पर्सनल टैक्स माइनस ब्रोकरेज। फॉर्मूला में फर्क क्या है, यहाँ ब्रोकरेज ब्रैकेट में 1 माइनस ब्रोकरेज है, या सीधा ब्रोकरेज घटा दिया है। इफ ब्रोकरेज इज ऑन रिटर्न, इफ ब्रोकरेज इज ऑन इन्वेस्टमेंट। एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये। ब्रोकरेज ना बोल के फ्लोटेशन कॉस्ट भी कई बार बोलता है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब यही समझना कि ब्रोकरेज वगैरह है फ्लोटेशन कॉस्ट में, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसे कैसे बना जरा सोचते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये ए लिमिटेड है, करेक्ट। इसके पास रिटेन्ड अर्निंग है 100, ठीक है। लाख में भी फिगर एज्यूम कर सकते हैं, छोटा फिगर एज्यूम कर रहा हूँ 100, करेक्ट। ए लिमिटेड के पास रिटेन्ड अर्निंग है कितना, 100, ठीक है। एंड एज्यूम करिए जो कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो है 20%। तो अगर मैं बोलूँ कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, तो आप सिंपल बोल सकते हो नॉर्मली कि के आर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के आर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 20%। कुछ और ना इंफॉर्मेशन दे तो, ठीक, कि भाई साहब अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% है तो रिटेन अर्निंग का भी 20% है। आप रिटेन अर्निंग नहीं रखते,
उस इंसान को डिस्ट्रीब्यूट कर देते अर्निंग, तो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करता, कहीं और इन्वेस्ट करता तो कमाता। इसीलिए तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी निकालते हैं, है ना। अगर आप रिटेन रिटेन अर्निंग को कंपनी नहीं रखता, इन्वेस्टर को दे देता उसका पैसा, शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता एज ए डिविडेंड, तो वो पैसा वो कहीं और इन्वेस्ट करके कमाता, जो कि नहीं कमा रहा है, तो कंपनी ने रखी है तो रिटेन अर्निंग पे भी कॉस्ट है। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन बोले कि वो जो इन्वेस्टर है ना या शेयर होल्डर है, उस पर पर्सनल टैक्स भी तो लगती होगी, तो पूरा पैसा थोड़ी ना इन्वेस्ट करता, पहले पैसा उसके हाथ में आता तो टैक्स भरता, जो बच जाती वो इन्वेस्ट करता, फिर कमाता। तो हमें तो ये देखनी चाहिए कि टैक्स वैक्स भर के कितना कमाता, उतना ही कॉस्ट होनी चाहिए रिटेन अर्निंग की। सीधा 20% लेना सही नहीं है। क्यों? अरे 20% कैसे ले सकते हैं? अगर वो इंसान को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते तो कहीं और वो 20% नहीं कमाता, पहले वो पैसा उसके हाथ में मिलती, इनकम होती, टैक्स भरता, टैक्स भरने के बाद जो पैसा बचता उसको इन्वेस्ट करता है कि नहीं। तो मान लेते हैं अब एग्जाम्पल में कि पर्सनल टैक्स है 30%, अब ब्रोकरेज है 10%। ठीक। अब यहाँ पे देखो, अगर इफ रिटेन अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ये जो रिटेन अर्निंग है इतना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पता है क्या होता है? 100 रुपीज है, इसमें से पर्सनल टैक्स कटता 30%, 70 बस उसके हाथ में मिलता, उसको ये कहीं और इन्वेस्ट करता तो रिटर्न कमाता। कितना रिटर्न कमाता? हम मान के चल रहे 20% एक्सपेक्ट कर रहा है वो, 70 का सिर्फ 20% कमाता, जो कि हुआ 14 रुपीज। उसमें भी ब्रोकरेज पे करता, माइनस ब्रोकरेज कितना? 10%। इस रिटर्न पे 10% घटा दो, तो उसके हाथ में तो 12.6 रुपीज रिटर्न आता ना। ठीक। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग पता है कितना आनी चाहिए? 12.6 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। टोटल कैपिटल कितना था? 100। ठीक है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करी थी 12.6%। यही तो फॉर्मूला से हम निकाल रहे हैं। बताओ, के 1 माइनस पर्सनल टैक्स 1 माइनस ब्रोकरेज 20%, 1 माइनस 0.3 1 माइनस 0.1 करना जरा 20 इंटू 0.7 इंटू 0.9 12.6% आएगा। जहां पे हमने ब्रोकरेज पता है किस पे अप्लाई किया है? रिटर्न पे। अगर हम ये एज्यूम करते हैं ब्रोकरेज इन्वेस्टमेंट पे लगती है, तब देखना क्या होगा। 100 रुपीज उसको मिलता, पर्सनल टैक्स भरता 30%, तो सरकार ले जाती 70 ही बचता उसके हाथ में, उसको इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाता 20%, 14 आती। ब्रोकरेज भी तो घटानी पड़ेगी। देखो ब्रोकरेज 10% तो है, किसका 10%? बताइए। इन्वेस्टमेंट का 10%, टोटल का 10%, 10 आएगा, तो ये सिर्फ 4 आया। तो के आर तो आनी चाहिए 4 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, सिर्फ 4%। कैसे निकाल सकते हैं? दूसरा फॉर्मूला बताओ। ये के आर इज इक्वल टू के 1 माइनस पर्सनल टैक्स माइनस ब्रोकरेज 20 1 माइनस 0.3 माइनस 10%, 4%। ठीक, समझ में आया फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ है? हमें करना क्या है? हमें हमेशा ये एज्यूम करना है, ये फॉर्मूले से बनाना है। एक बहुत पुराना क्वेश्चन है बुक में, इंस्टीट्यूट फॉलो करे आ रहा है, बहुत पुराना। ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन में जहाँ पे ये अप्रोच लगाया है ये गलत है, हमें हमेशा ये इस फॉर्मूले से बनानी चाहिए। करेक्ट। एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, जब पर्सनल टैक्स लगेगी तो कम आएगा भाई साहब, उतना रिटेन अर्निंग का कॉस्ट नहीं है जितना इक्विटी का है। अगर आपको दे देता आपका पैसा रिटेन अर्निंग ना रख के, तो आप टैक्स भरते, आपके हाथ में कम बचता, इन्वेस्टमेंट करते, कम रिटर्न कमाते, तो उतना ही एक्सपेक्ट करो ना मेरे से भी रिटेन अर्निंग पे। दैट्स इट। अगला टॉपिक
इंडिविजुअल कॉस्ट निकाल लिया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सिंपल फॉर्मूला टाइप का और दूसरा टेबुलर फॉर्म में। दोनों बस आपको जो ठीक लगे। अगर टेबुलर वे में करा जाए तो देखो यहाँ लिखोगे पर्टिकुलर्स, इक्विटी है, रिटेन अर्निंग है, डेट है, कुछ प्रीफरेंस है तो वो भी, उनका अमाउंट कितना कितना है, ये टोटल अमाउंट आता। फिर निकालेंगे वेट, ये तो टोटल कैपिटल है तो इनका वेट कितना है टोटल कैपिटल में। फिर कॉस्ट, कॉस्ट तो हमने निकालना सीख ही लिया, जिसको के बोल सकते हैं शॉर्टकट में। और वेट इंटू कॉस्ट करोगे ना, डब्ल्यू इंटू के, तो ये जो आएगा इसका टोटल यही है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, वेट किसके बेसिस पे होता है, कितना कैपिटल स्ट्रक्चर में वो कैपिटल है। ठीक है, इसी को फॉर्मूला मेथड से करा जाए तो अच्छा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ना के जीरो से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला मेथड से करा जाए तो देखो हम कैसे कर रहे हैं, वेट ऑफ इक्विटी, सॉरी वेट इनटू कॉस्ट। तो अगर वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ रिटेन अर्निंग इंटू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग प्लस वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेट ऑफ प्रेफरेंस इंटू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कर देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे भी तो वही कर रहे थे, इक्विटी का वेट इंटू कॉस्ट, रिटेन अर्निंग का वेट इंटू कॉस्ट, सब करके लास्ट में जोड़ दे रहे थे। ये क्या है, इक्विटी का केआर कर लो, रिटेन अर्निंग का, डेट का, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का। ठीक, और ये वेट निकल कैसे रहा है, वेट निकल रहा है इक्विटी कैपिटल, इक्विटी का निकालना है तो इक्विटी का कितना कैपिटल है और टोटल कैपिटल कितना है। ठीक, यहाँ पे भी तो सेम ही निकाल रहे थे, इक्विटी का वेट निकालना हो तो इक्विटी का कैपिटल कितना है डिवाइड कर देंगे टोटल कैपिटल से। ठीक है, तो वेट आ जाएगा। जो वेट है ना वो दो बेसिस पे ले सकते हैं, एक बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब अभी जो बुक में बैलेंस शीट में जितना इक्विटी डेट प्रीफरेंस है वो जो अमाउंट है उसके रेशियो में। ठीक है, दूसरा मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू का मतलब मार्केट प्राइस के अनुसार जो इक्विटी का वैल्यूएशन आनी चाहिए, डेट का आना चाहिए, प्रीफरेंस का आना चाहिए, उसके अनुसार। ठीक है, और कुछ नहीं, बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। ठीक, इसमें एक नोट लिख लो, अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये लास्ट नोट्स है कि जो मार्केट वैल्यू है ना इक्विटी का, उसमें रिटेन अर्निंग इंक्लूडेड होता है। जब मार्केट वैल्यू वेट निकालेंगे तो रिटेन अर्निंग का अलग से नहीं निकालेंगे, वो निकालना संभव नहीं है। शेयर प्राइस ऑफ इक्विटी इंक्लूड रिटेन अर्निंग, शेयर प्राइस तो डिटरमाइन ही होता है, सब चीज ध्यान में रख के, रिटेन अर्निंग को भी कंपनी के ध्यान में रख के। ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी इंक्लूड्स मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, सॉरी डेट बोल रहा हूँ, रिटेन अर्निंग। या फिर वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग लिख लो, वैल्यू ऑफ रिटेन अर्निंग। यानी कि इक्विटी का जो मार्केट वैल्यू निकालेंगे उसमें रिटेन अर्निंग अलग से ऑलरेडी ही इंक्लूडेड है। ठीक,
रिटेन अर्निंग इंक्लूड करके ही इक्विटी का वैल्यूएशन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे हमें आना चाहिए। बहुत कंसेप्ट लिख लिया, बहुत कंसेप्ट पढ़ लिया, बचा हुआ छोटा मोटा कुछ होगा क्वेश्चन कराने के दौरान नोट्स लिखा दूंगा। ठीक, मई 23 में क्वेश्चन नंबर 4 में आया था, 5 मार्क्स का नहीं 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। चलिए, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ डी लिमिटेड एज ऑन 31/23 गिवन। क्या है कैपिटल में? इक्विटी शेयर कैपिटल इतना है, प्रेफरेंस है इतना, डिबेंचर है इतना। करेक्ट, ठीक है। करेंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ये रहा। कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ दिस मंथ, 7 ईयर्स अगो पेड डिविडेंड ऑफ दिस मंथ। अभी जो कंपनी डिविडेंड दी है वो इतना दी है, 7 साल पहले इतना दी थी। देखो 7 साल पहले का डिविडेंड अभी का डिविडेंड पता है, 7 साल बाद का डिविडेंड। ठीक है, तो इससे डिविडेंड का ग्रोथ रेट निकल जाएगा। कैसे? यहाँ देखो, हमने सिखाया था आपको कि 2 पर्टिकुलर ईयर का डिविडेंड पता हो तो उससे हम ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। ठीक, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का है, डिबेंचर का है, टैक्स है, और पूछा क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए टेकिंग बुक वैल्यू एज अ वेट। बुक वैल्यू का मतलब ये जो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू है कैपिटल का, उसको वेट लेके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? मई 23। वेटेड एवरेज से पहले तो हर एक का इंडिविजुअल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट। करेक्ट, इसमें भी सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको हम के बोलते हैं। ध्यान देना क्या क्या है? इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, रिटर्न अर्निंग है नहीं। चलो, क्या दे रखा है? प्राइस दे रखा है P0 ₹80। करेक्ट, अगला है डिविडेंड 14.7 रुपीज, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 16 रुपीज, और एक और चीज दे रखा है डिविडेंड 7 ईयर्स अगो 10। करेक्ट, हमें पता है के का फॉर्मूला D1 डिवाइड बाई P0 नेट प्रोसीड। कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है क्या? ध्यान से देखना, नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, तो P0 प्लस G इंटू 100, यही फॉर्मूला था। D1 कितना एक्सपेक्टेड डिविडेंड दे रखा है 16, P0 बताइए 80, P0 का मतलब करेंट मार्केट प्राइस, प्लस ग्रोथ रेट अभी निकालेंगे इंटू 100। अब ग्रोथ रेट निकालो। आज का डिविडेंड हमें पता है अभी का कितना है, 14.707। 7 साल 7 ईयर्स अगो का डिविडेंड भी पता है 10। करेक्ट, तो कैसे निकलेगा? हमें पता है 14.07 जो डिविडेंड है, ये 7 साल पहले का डिविडेंड, ग्रोथ रेट इंटू कर दोगे 7 ईयर्स का, तो आ जाएगा अभी का डिविडेंड। करेक्ट, 1 प्लस जी टू दी पावर 7 इज इक्वल टू 14.07 डिवाइड बाई 10। 1.407। और मैंने क्या बताया था आपको? आपको फ्यूचर वैल्यू टेबल में देखना है कि 7 साल में कौन सा ऐसा रेट है जिसका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर ये है। ये देखो टेबल दे रखा है, कौन से साल में? 7th ईयर में। ठीक, क्या रेट है? 1.407 कहीं पे है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये रहा 5%। तो लिखोगे
देयरफॉर ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 5%। कहाँ से? फ्रॉम 0.407। कैसे हमने लिखा? हमें पता है कि फ्यूचर वैल्यू का 7 साल में 5% पे ये अमाउंट है, तो इसीलिए ग्रोथ रेट 5% आएगा। करो। ट्वेंटी 5% आया। ठीक है, जितने साल का ये जो डिविडेंड है ना, 2 सालों का डिविडेंड दिया है, जितना साल का गैप है पावर उतना ही डालना है आपको, उतने साल डिविडेंड ग्रो होके ये बना है। 10 साल 7 साल पहले ये डिविडेंड था, 7 साल ग्रो हो के डिविडेंड आज के डेट में इतना पे हुआ है। ठीक चलिए, इसको ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो, ये तो पीछे का डिटेल दिया है, आप ऐसे एज्यूम कर लो। मान लो ये D0 है तो ये D7 हो जाएगा 7 साल बाद का डिविडेंड। तो फॉर्मूला वैसे ही होगा, D7 इज इक्वल टू D0 1 प्लस G⁻7 और वैल्यू पुट कर दोगे। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि D7 हमेशा नेक्स्ट जो अगला 7 साल है ना, 7वें साल उसका डिविडेंड को डिनोट करना चाहिए हमें। आज हम जिस दिन खड़े उसको D0 बोलते हैं। अच्छा, इसको D-7 बोल सकते हो, पीछे का 7 साल पहले का डिविडेंड। ठीक है, चलो लॉजिक यही है कि दो डिविडेंड पे ये डिविडेंड कंपाउंड होके इतना बना है। ठीक, कितने साल कंपाउंड होके? ग्रोथ रेट से 7 ईयर कंपाउंड होके, तो 1 प्लस G⁻7 सिंपल। दूसरा कॉस्ट ऑफ क्या है? प्रीफरेंस शेयर, इसको केपी बोलते हैं। जरा देखो, इसके लिए भी दे रखा है कुछ। क्या दे रखा है? 8% प्रीफरेंस शेयर है, रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर। करेक्ट। करेंट मार्केट प्राइस इज 104। करेंट मार्केट प्राइस 104 है, 8% है तो प्रीफरेंस डिविडेंड 8% इंटू फेस वैल्यू पे लगता है 8 रुपीज आएगा। रिडीमेबल वैल्यू कितना है बताना जरा? रिडीमेबल वैल्यू है 6% प्रीमियम पे रिडीम्ड हो रहा है 106। लाइफ कितना है बताओ? लाइफ बताओ फटाफट से। 5 ईयर्स। बताओ कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर किस केस में? अगर रिडीमेबल है तो देखो, रिडीमेबल है, लाइफ दे रखा है। ठीक, यहाँ पे दो अप्रोच आते हैं, अप्रोक्सीमेशन, एल्ड टिल मैच्योरिटी। हमेशा अप्रोक्सीमेशन मेथड से करना है जब तक कि क्वेश्चन ना बोले एल्ड टिल मैच्योरिटी। ठीक, बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय n। यही था फॉर्मूला। चलो, प्रेफरेंस डिविडेंड 8 प्लस रिडीमेबल वैल्यू 106, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड होता है प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट घटा के। प्राइस तो पता है, फ्लोटेशन कॉस्ट दे नहीं रखा कोई नहीं, 5। बताइए कितना आएगा? ये 8% ही आ रहा है। अब लिखो एक कॉस्ट ऑफ क्या है? डिवेंचर ना, डिवेंचर, इसको हम KDT बोलते हैं। इसके लिए भी इंफॉर्मेशन दिया है, देखो जरा। कह रहा है 12% डिबेंचर रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स है, कौन सा है? इरिडीमेबल की रिडीमेबल? रिडीमेबल है। फ्लोटेशन कॉस्ट है 5 पर डिबेंचर, 12% डिबेंचर है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? फेस वैल्यू पे लगता है 12। लाइफ कितना है? कितने साल बाद रिडीम्ड होने वाला है? देखो 10 ईयर्स। रिडीमेबल वैल्यू
लाइफ 10 ईयर्स है। रिडीमेबल वैल्यू 20% प्रीमियम पे 120 हो जाएगा। 100 फेस वैल्यू, हमेशा प्रीमियम डिस्काउंट फेस वैल्यू पे जोड़ते हैं। 20% प्रीमियम 120। नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड बताओ। 5% क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट। प्राइस तो दिया ही नहीं, तो मान लेंगे फेस वैल्यू। नेट प्रोसीड निकलता है इश्यू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट घटा के। इश्यू प्राइस ना हो तो मार्केट प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट घटा के, वो भी ना हो तो फेस वैल्यू में से फ्लोटेशन कॉस्ट घटा के। ठीक, 95 आया। अब बताइए केडीटी। इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड का एवरेज इंटू 100। ठीक है। चलो, इंटरेस्ट कितना है? 12। 1 माइनस टी, टैक्स रेट बताओ, क्वेश्चन में दे रखा है 40%। रिडीमेबल वैल्यू 120, 95, लाइफ 10 ईयर्स, 120 प्लस 95 का एवरेज इंटू 100 बताओ। ये 7.2 आएगा, ऊपर आएगा 2.5, नीचे आएगा 120 प्लस 95 डिवाइड बाई 2, 107.5 इंटू 100। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 9.02%। करेक्ट। ये तो स्पेसिफिक कॉस्ट हो गया। दूसरा क्या पूछा है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। अगर टेबुलर मेथड से करें तो एक में करा दे रहा हूं दोनों मेथड से, आगे से कोई एक ही मेथड यूज करेंगे ताकि टेबुलर या फॉर्मूला। ठीक है। यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, इक्विटी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिबेंचर है। इनकी अमाउंट लिखोगे, वेट लिखोगे जिसको W से डिनोट करो, कॉस्ट लिखोगे जिसको K से डिनोट करो, और वेट इनटू कॉस्ट। करेक्ट। अमाउंट बताओ। 30 लाख, 10 लाख, 10 लाख। ठीक है। वेट बताओ, ये कैसे निकलेगा इक्विटी का? 30 लाख डिवाइड बाई 50 लाख, यानी कि टोटल कैपिटल में इक्विटी का कितना हिस्सा है? 0.6। ये 0.2 आएगा, ये भी 0.2 और टोटल वेट 1 आएगा। करेक्ट। कॉस्ट बताइए, इक्विटी का 25%। देखो यहाँ पे इक्विटी का कितना आया था, किधर गया? 25%। प्रेफरेंस का 8% और इसका 9.02%। करेक्ट। ये बताओ, ये तो 15 आएगा। 1.6% आएगा। 1.804% आएगा। 18.40% आएगा। ठीक। इसी को अगर फॉर्मूला से करते, इसी को इतना तामझाम ना करके फॉर्मूला से बना रहे हैं और कुछ नहीं है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 25% इनटू वेट ऑफ इक्विटी। वेट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा? इक्विटी कैपिटल डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, 30 लाख डिवाइड बाय 50 लाख प्लस, यही नहीं है, ये डिवाइड करने के बाद वेट आ जा रहा है,
ये कॉस्ट है, इनटू कर दिया ठीक, प्लस डेट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इनटू उसका वेट 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख, और डेट का बताओ उसका 9.02 इनटू 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख। अब टोटल 50 लाख 10 लाख ना करके 10 और 50 भी यूज करोगे, 30 50 10 चलेगा। हमें तो वेट लेना है, वेट में पूरा फिगर ना लेके, क्योंकि ये तो ऐसे कट जाएंगे ना, तो इतना भी लोगे तो चलेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। अच्छा, इसका पार्ट 2 भी है कह रहा है इन ऑर्डर टू फाइनेंस एन एक्सपांशन प्लान। चलो जरा छोटा सा नोट्स लिख लो। अब नोट्स ज्यादा नहीं है, परेशान ना होना, छोटा मोटा 2 ही कंसेप्ट लिखानी है। एक तो यहीं पे हो गया, एक लाइन का, एक लाइन का और बाद में लिखाऊंगा, ठीक है, क्लास के एंड में। रिवाइज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कई बार हमारे पास जो कैपिटल होता है ना, उसमें कोई कैपिटल ऐड होता है या लेस होता है। मान लो हम एक्सपांशन करने जा रहे हैं तो थोड़ा और पैसे लेके आएंगे, तो एक और नया कैपिटल ऐड हो जाएगा, तो फिर नया जो ऐड हो गया उसको भी जोड़ के वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, उसको बोलते हैं रिवाइज। कई बार कैपिटल कोई रिडीम्ड भी होता है, पहले लोन था, पे कर दिया, लोन तो चला गया, अब जो बचे इनका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, इसी को बोलते हैं रिवाइज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हेन there is changes in there is changes in capital structure either introduce, ताकि नया कोई कैपिटल लेके आते हैं, और रिडीम्ड, या फिर कोई कैपिटल हम पे कर देते हैं, उस केस में जो बच गए ना उनका फिर से एक बार वेटेड एवरेज निकाला जाता है। इन सच केस वी कैलकुलेट रिवाइज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जो नया बच गए ना उनका न्यू, राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं चल रही, कोई बात नहीं, आप लोग ठीक से लिखना, मैं तो रिपीट भी कर रहा हूं ना जो लिख रहा हूं, न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन में। कह रहा है अब हम नया एक्सपांशन प्लान करने के लिए बोरो करने जा रहे हैं 15% टर्म लोन 30 लाख और, ठीक, टर्म लोन 15% बोरो कर रहे हैं 30 लाख का और, ठीक, इतना तो कैपिटल था ही, एक और कैपिटल जुड़ गया, क्या, 15% टर्म लोन, टर्म लोन कितना, 30 लाख। दिस फाइनेंसिंग डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज डिविडेंड फ्रॉम 16 टू 18। अब कह रहा है अभी जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड था ना 16, वो बढ़ के 18 हो जाएगा। क्यों, जब कंपनी में लोन ज्यादा होगा ना तो कंपनी रिस्की हो जाती है, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाता है। इक्विटी वाले बोलते हैं अरे लोन पे लोन ले रहे हो, कंपनी को रिस्की बना रहे हो, अब हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, तो उस केस में कई बार खुश करने के लिए डिविडेंड ज्यादा बांटना पड़ता है। कई बार लोन लेने की वजह से न्यूज आने से कंपनी के शेयर प्राइस भी गिरते हैं, ठीक, जरूरी नहीं हर एक सिनेरियो में गिरे, कई बार लोन कंपनी एक्सपांशन एक्सपांशन करने के लिए लेती है, और एक्सपांशन एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता भी है। हालांकि थोड़ा बहुत लोन तक तो बढ़ता है, एक्सेसिव जब लोन हो जाए, जैसे अदानी जी पे बहुत लोन हो गया था और एक दिन उनकी शेयर प्राइस पिट गई, तो वैसे ही है कंपनी पे अगर ज्यादा लोन हो जाए तो कंपनी हाईली लिवरेज हो जाती है, फाइनेंशियल रिस्क बहुत बढ़ जाता है, उस केस में मार्केट में शेयर प्राइस गिरती भी है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट का बनाने से कोई लेना देना नहीं, पर छोटी छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक, हाउएवर मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर डिक्लाइन फ्रॉम, अब P0 है 80 से बोल रहा है 72 हो जाएगा बिकॉज इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज बेस्ड ऑन करेंट मार्केट प्राइस। कह रहा है अब जो इन्वेस्टर का ये है ना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये करेंट मार्केट प्राइस पे निकालेंगे, कोई बात नहीं, तो लोन लेने की वजह से KE फिर से निकालनी पड़ेगी, करेक्ट। और बोल रहा है कंप्यूट
फिर से ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर एक्सपांशन प्लान, ये भी बुक वैल्यू पे लेना है, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर एक्सपांशन प्लान, जो लोन लिया है ना, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ लोन देख ले, लोन का भी तो अब लेंगे, लोन भी कितना परसेंट है, लोन लिया है 15%, 40% टैक्स रेट है, 1 माइनस टी करोगे बताइए, लोन के केस में इंटरेस्ट 1 माइनस टी करोगे तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा, कितना आएगा 15 इंटू 0.6, ये 9% आया। नया लोन लिया है उसका कॉस्ट ये आया, ठीक है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। अब देखते हैं रिवाइज के D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G इंटू 100 होता है के का फॉर्मूला, कह रहा है D1 16 से 18 हो जाएगा, P0 72 हो जाएगा, ग्रोथ रेट तो उतना ही रहेगा 5%। अब जरा बताओ नया के कितना आएगा, ये 30% आया। अब रिवाइज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालिए, हमें पता है इक्विटी था 30 लाख का, प्रेफरेंस था 10 लाख का, करेक्ट। ये निकाल नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, या फिर चलो टेबुलर फॉर्मेट में कर देता हूँ, वहीं पे आप समझ लेना। पर्टिकुलर्स देखो, पहले अपने पास था इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, ये था 30 लाख का, ये 10 लाख का, ये भी 10 लाख का। नए पे एक लोन लेके आ गए ना, लोन 30 लाख का, तो कैपिटल तो अब 80 लाख हो गया, करेक्ट। तो फ्रेश फ्रेश वेट निकालनी पड़ेगी, बताओ 30 लाख डिवाइड बाई 80 लाख करोगे तो ये आएगा 0.375, यहाँ पे कॉस्ट लिख लो। अब तो इसका कॉस्ट कितना हो गया है 30%, ये देखो चेंज होके लोन लेने की वजह से, तो वेट इंटू के, बताइए सिमिलरली अगर प्रीफरेंस का करेंगे तो 10 लाख डिवाइड बाई 80 लाख तो ये आएगा 0.125, एंड प्रीफरेंस का है 8%, सिमिलरली ये भी उतना ही आएगा 0.125, इसका है 9.02%, तो ये आ गया 1.13%, राउंड अप कर दो, ये 30 लाख है 0.375 आएगा, इसका कॉस्ट आया है 9%, तो ये 3.375 आएगा अभी चलो इसको राउंड अप मत करो, एक साथ कर देंगे, कितना आया था 9.02 इंटू 0.125, 1 to 8%, ठीक। जरा सबका सम टोटल करना, 16.752% आ रहा है, तो इसको राउंड अप करके क्या लिखेंगे 16.75%, करेक्ट। इसी को बोलते हैं रिवाइज वेटेड एवरेज कैपिटल। नया एक कैपिटल जुड़ जाए या कोई कैपिटल घट जाए तो फिर से जो निकालते हैं उसको बोलते हैं रिवाइज वेटेड एवरेज कैपिटल। नया कैपिटल जुड़ने घटने से हो सकता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे फर्क आए, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रेश निकालेंगे, करेक्ट आइए जरा,
एक और चीज लिख लो नोट्स में, जो हम प्राइस यूज करते हैं ना फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो हमेशा होना चाहिए कौन सा, एक्स डिविडेंड प्राइस। ठीक, एक्स डिविडेंड प्राइस लेंगे। सिमिलरली अगर डिवेंचर के केस में अगर प्राइस हो तो फॉर डिवेंचर उसमें एक्स इंटरेस्ट प्राइस, प्राइस इंटरेस्ट हटा के, कई बार इंटरेस्ट जोड़ के दिया होता है, नहीं हमें प्राइस लेना है, उसमें अगर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है वो तो इंटरेस्ट पे होने के बाद गिर जाएगा प्राइस, फिर वापस से एक्स इंटरेस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक, हमें जो प्राइस है एक्चुअल में वो लेना है, उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट जुड़ा है वो नहीं। वैसे ही शेयर्स में शेयर प्राइस लेना है, उसमें अगर डिविडेंड कोई जुड़ा है, कई बार डिविडेंड अभी बटी नहीं होती तो प्राइस इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड होता है, एक्स डिविडेंड प्राइस, डिविडेंड हटा के जो आएगा वो लेना है। ठीक है, आइए जरा, ऑर्डिनरी शेयर है 10 रुपीज का 5 लाख। ठीक है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग है, कोई दिक्कत नहीं, ये सारे क्या है रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा है। 8% प्रीफरेंस शेयर है, फेस वैल्यू इतना है, डिबेंचर है। ऑर्डिनरी शेयर आर करेंटली ट्रेडेड एट 39x डिविडेंड एंड प्रीफरेंस शेयर इज ट्रेडेड एट 18 कम डिविडेंड। प्रीफरेंस शेयर कम डिविडेंड है, कम डिविडेंड मतलब डिविडेंड अभी जुड़ा है, इसमें से डिविडेंड घटाएंगे तब एक्स डिविडेंड होगा। ठीक, डिवेंचर इज सेलिंग एट 120x डिविडेंड, एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30%। ठीक, केडी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये दे रखा है 19%। बताओ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर 19% दे रखा है तो हमें तो ठीक है, हम नहीं निकालेंगे, 19% दे रखा है तो। कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे निकालना है। ठीक, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये छोटा क्वेश्चन था, 1 के सी में आया था 5 मार्क्स के लिए। चलो करे जरा, कौन सा क्वेश्चन है ये, नवंबर 22। सबसे पहले निकालते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट, लिख लो कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट। इसमें भी के ही दे रखा है 19%, नहीं निकालना हमें। दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर, ये निकालना है। देखो जरा, प्रीफरेंस शेयर में डिविडेंड कितना होगा, 8% प्रीफरेंस शेयर है, हमेशा फेस वैल्यू पे डिविडेंड पे होता है, तो प्रीफरेंस डिविडेंड हो जाएगा 25 का 8%। बताइए जरा, 2 रुपीज। कम डिविडेंड प्राइस पता है हमें, कम डिविडेंड प्राइस यानी कि इसमें डिविडेंड ऑलरेडी जुड़ा हुआ है अभी, कितना है 18। देयरफॉर एक्स डिविडेंड प्राइस हमें चाहिए 16। ठीक, बताओ। इस क्वेश्चन में प्रीफरेंस शेयर होल्डर का कॉस्ट कैसे निकलेगा, कोई लाइफ दिया है क्या, प्रीफरेंस शेयर कितने सालों के लिए है, नहीं। मैच्योरिटी पीरियड जब नहीं दिया है तो इरिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगानी पड़ेगी, जो कि क्या है बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर इज इक्वल टू प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई P0 इंटू 100। प्रीफरेंस डिविडेंड 2 रुपया है, P0 कौन सा लेना है, एक्स डिविडेंड प्राइस 16 इंटू 100। बताइए 2 डिवाइड बाई 16 इंटू 100, 12.5%। करेक्ट। थर्ड आइए, थर्ड क्या है, डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर KDT, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। इसके लिए देखो
डिबेंचर में हमें डिबेंचर का भी लाइफ नहीं दे रखा है, तो इरिडीमेबल हो गया। इरिडीमेबल डिबेंचर का हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं बताओ फटाफट से। तो इरिडीमेबल डिबेंचर का अगर प्राइस पता हो, क्या प्राइस पता है? हाँ जी सर प्राइस पता है 120। तो हम पढ़ते हैं इरिडीमेबल के केस में के डी टी इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 - t डिवाइड बाई P0 इंटू 100। 12%। किसका 12%? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू का 12%, 12 रुपीज ही आएगा। 1 माइनस टैक्स रेट बताइए, कहीं पे है टैक्स रेट? 30%। 0.3 P0 120 इंटू 100, 7%। ठीक है, 7% आया। अब बताओ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है ना। मार्केट वैल्यू के बेसिस पे यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, मार्केट वैल्यू, वेट, वेट को W से डिनोट करो, कॉस्ट, कॉस्ट को K से, और W इंटू के। क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो रिटेन अर्निंग का निकालेंगे क्या? नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल का मार्केट प्राइस के बेसिस पे निकाल रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ मार्केट प्राइस डिटरमाइन होता है सारे रिजर्व को ध्यान में रख के, तो रिजर्व ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो रिजर्व का नहीं निकालेंगे। अब क्या आएगा? सीधा 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा 12% डिवेंचर। मार्केट वैल्यू बताइए कैसे निकलता है? मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पता है 39, नंबर ऑफ शेयर बताओ। 5 लाख है, 10 रुपीज फेस वैल्यू का, तो 50,000 हुआ। 50,000 हुआ इंटू 39 करोगे, 19,50,000 आ रहा है। मैं यहाँ पे एक का निकाल देता हूँ बता के कि 50,000 शेयर इंटू मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कौन सा? एक्स डिविडेंट, याद रहेगा क्या? 19,50,000। सिमिलरली प्रीफरेंस शेयर का बताओ, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा? शेयर कैपिटल को फेस वैल्यू से डिवाइड करो, 4 लाख डिवाइड बाई 25, 16,000 नंबर ऑफ शेयर आ रहा है। एंड नंबर ऑफ शेयर को मार्केट प्राइस से इंटू कर दोगे, मार्केट वैल्यू आ जाएगा। मार्केट प्राइस कितना है प्रीफरेंस शेयर का कैपिटल का? देखो यहाँ पे 18 था कम डिविडेंड, एक्स डिविडेंड था 16, तो 16 से इंटू करना है। ठीक है, 16,000 इंटू 16, ये कितना आएगा? 2,56,000। थर्ड है डिबेंचर। डिबेंचर बताइए 6 लाख का है, 100 का, तो 6,000 आ जाएगा। इनटू इसका प्राइस कितना है? 120, वो एक्स इंटरेस्ट ही था। टोटल बताओ, 7,20,000 प्लस 2,56,000 प्लस 19,50,000, तो ये आ गया इतना। वेट बताइए, पहला 19,50,000 डिवाइड बाई 29,26,000 ये आएगा 0.6664। चलो यहाँ वेट लिख लेते हैं, वो लिख लेते हैं। डिबेंचर का 7% है रेट, प्रेफरेंस का 12.5% है रेट, एंड इक्विटी का 19%। चलिए इंटू 19 करोगे 12.66 आएगा। ठीक है, सेकेंड 2,56,000 डिवाइड बाई 9,26,000, तो ये आ रहा है 0.0875। ठीक है,
इंटू 12.5 करोगे तो यह आएगा 1.094। सिमिलरली लास्ट देखो 7,20,000 को डिवाइड करोगे वेट निकालने के लिए तो आएगा 0.2461 इंटू 7 करोगे यह आएगा 1.722 और टोटल कर दो 15.48 आएगा। ठीक है, हमेशा थोड़ा सा माइनर सा कई बार राउंड अप की वजह से फर्क पड़ जाता है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे 15.47 आया है, अपना 48 आया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। माइनर सा राउंड अप, इन्होंने लास्ट का राउंड अप नहीं किया, हमने कर दिया। माइनर सा फर्क आता है, कोई दिक्कत नहीं। राउंड अप एक्यूरेटली जो करता चाहिए वो करना, आप कहीं कोई मार्क्स नहीं कटने वाला। ठीक, सेकंड देखिए, इसमें भी 5 नंबर का क्वेश्चन था, सिंपल। पूछा क्या था? इसमें ही बोला था मार्केट वैल्यू वेट के अनुसार बताओ क्या करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर दे रखा है एंड इक्विटी भी दे रखा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी ये तो के ही दे रखा है 24%, कंपनी इज पेइंग कितना 30% टैक्स। अब देखो डिबेंचर को लेके लाइफ तो दिया नहीं, इरिडीमेबल हो गया। ठीक, अगर दिसंबर 21 का करें स्पेसिफिक कॉस्ट, अगर डिबेंचर का देखें तो क्या आएगा? इंटरेस्ट 1 माइनस टी डिवाइड बाई P0 इंटू 100। बताइए इंटरेस्ट कितना है? 12% है ना, फेस वैल्यू 100 है तो 12 आएगा। 1 माइनस टी, टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट देखो 30% है। प्राइस P0, P0 है। डिवेंचर का 110 कितना आया? 7.64%। दूसरा इक्विटी का दे रखा है कितना? 24%। ये जो है ना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनका रिटर्न फिक्स तो होता नहीं, जितना एक्सपेक्ट करते हैं वही कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। ठीक है, अच्छा, इक्विटी इंक्लूड्स रिटेन अर्निंग, क्यों? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में ही रिटेन अर्निंग भी होती है। तो आ जाओ जरा देखते हैं। ये जो किया है ना ये गलत किया है, ऐसे नहीं करना, आपको P0 पे निकालना है। वैसे इन्होंने नीचे लिखा हुआ है ये बात कि P0 पे निकालोगे आप तो इतना आएगा, हमें ये करना है। ठीक, इंस्टीट्यूट क्या किया है वो भूल जाओ, एक्यूरेट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है। हमेशा इंस्टीट्यूट दोनों अप्रोच बताता है, ऐसा नहीं ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा? पर्टिकुलर्स इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर, मार्केट वैल्यू, वेट, कॉस्ट, W इंटू के, इसको के बोलते हैं, इसको W बोलते हैं। मार्केट वैल्यू कोई बताएगा क्या? बताइए जरा, इक्विटी कितना है? 4500 इंटू इक्विटी शेयर प्राइस कितना है? 180, 8,10,000 आएगा। डिवेंचर कितना है बताओ? 6,000 और रेट कितना है? 110। इक्विटी का कॉस्ट 24%, इसका कॉस्ट 7.64%। चलो
0.449। ठीक, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक, देख लेना, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, इतना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसके लिए लास्ट एक नोट्स लिख लो, इसके बाद नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बात बताओ, जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो क्या टॉपिक लिखाया था मैंने? कि हम चैप्टर में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत मीनिंग, फिर स्पेसिफिक कॉस्ट ये हमने देखा, फिर हमने पढ़ा वेटेड एवरेज कॉस्ट, ये भी हमने देखा। वेटेड एवरेज मतलब जो टोटल कॉस्ट कैपिटल है उसका कॉस्ट कितना, एवरेज कॉस्ट। ठीक, फिर रिवाइज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब हमने देखा कैपिटल में अगर कोई नया कैपिटल जुड़ जाए या कोई कैपिटल रीपे हो जाए, ठीक, तो बच गए ना जो एग्जिस्टिंग कैपिटल, रिवाइज हो गए, उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट। अब लास्ट टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसका नोट्स देखते हैं, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, नोट्स का पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन क्वेश्चन बस बचेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है अपने पास। आओ जरा, क्या टॉपिक है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो बच्चे ना समझते नहीं है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बहुत कम ही बच्चे को मैंने देखा है जो लॉजिकली समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है। नहीं तो उन्हें लगता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही तो निकालना है। सॉल्यूशन कर देना अलग बात है, पर सॉल्यूशन को अच्छे से समझना, इंटरप्रेट करना, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। ठीक, मान लो एक कंपनी है, इसका बैलेंस शीट है, या एसेट्स होंगे, या कैपिटल, करेंट लायबिलिटी। ठीक, अभी जो कैपिटल है ये कहीं पे इन्वेस्टेड होगा और कंपनी मजे से चल रही है। अब कंपनी सोच रही है एक्सपांसन करने का। ठीक, उसके लिए एडिशनल कैपिटल लाएंगे न्यू प्रोजेक्ट में, नया काम शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए नया कैपिटल लेके आएंगे। ठीक, ये कैपिटल यूज नहीं करेंगे। ठीक, ये कैपिटल तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी में चल रही है, न्यू कैपिटल लेके आएंगे। ठीक, अब न्यू कैपिटल में बोलेगा कि डेट इक्विटी रेशियो कितना होगा, डेट कितना लेके आएंगे, इक्विटी कितना लेके आएंगे, नया जो एडिशनल कैपिटल है। ठीक, ये जो नया कैपिटल है ना, इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो होगा। जो हम नया कैपिटल रेज कर रहे हैं, जिस रेशियो में डेट इक्विटी रेज करेंगे जितना कॉस्ट होगा, इसका भी तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। जो एडिशनल कैपिटल, इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल मतलब इंक्रीमेंटल एडिशनल, जो ये नया एडिशनल कैपिटल रेज कर रहे हैं ना नए प्रोजेक्ट के लिए, इसका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल। जो नया कॉस्ट कैपिटल लेके आ रहा है, उसमें मान लो डेट और इक्विटी दोनों लेके आ रहे हैं, या डेट इक्विटी प्रेफरेंस तीनों टाइप से लेके आ रहे हैं, तो उन सबको देख के उस कैपिटल का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, रेशियो क्या रहेगा? तो क्वेश्चन में दिया रहेगा डेट इक्विटी, ना गिवन तो एक तो टारगेट डेट इक्विटी
गिवन होगा कि कितना डेट से लाएंगे, कितना इक्विटी से लाएंगे। ना दिया हो तो पता है रेशियो क्या लेंगे, अपने कैपिटल में जो बुक वैल्यू है ना, अभी जो हमारा बुक वैल्यू है ना, उसी बुक वैल्यू में मानेंगे कि जो नया फाइनेंस कर रहे हैं ना, उस इसी रेशियो में करने वाले जिस रेशियो में अपना एग्जिस्टिंग कैपिटल है, टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। समझ में आया क्या? अब कोई बच्चा बोलेगा तो एक्सप्लेन कर दोगे तगड़े रूप से, ठीक, कि अगर डेट इक्विटी ना दिया हो नए कैपिटल का, डेट इक्विटी रेशियो, तो ये जो कैपिटल है ना ऑलरेडी जो अपना चले आ रहा है, उसमें जो इक्विटी प्रेफरेंस डेट इन सब का रेशियो है, इसी रेशियो को एज अ वेट यूज करेंगे ये निकालते टाइम, ठीक। चलो, या फिर बुक वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फ्लोइंग आर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, अर्निंग पर शेयर इतना है, डिविडेंड पर शेयर इतना है, ये डी जीरो का वैल्यू है, जब भी डिविडेंड पर शेयर दे बोले ना डी जीरो है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ये जी का वैल्यू है, ये पी जीरो का वैल्यू है, करेंट मार्केट प्राइस, टैक्स रेट दिया है। रिक्वायर्ड एडिशनल फाइनेंस, हम 30 लाख रुपए एडिशनल फाइनेंस करने वाले हैं, जिसका डेट इक्विटी रेशियो कैसा है 2:1, करेक्ट। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है ये, एक बुक में भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बाद वही करते हैं जुलाई 21। देखना जरा वर्किंग नोट, डेट एडिशनल कैपिटल कितना है, एडिशनल कैपिटल एक काम करते हैं, सबसे पहले ना बुक का ही क्वेश्चन करते हैं, उसमें थोड़ा और भी कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करने को मिलेगा मुझे। ये रहा, ये क्वेश्चन करते हैं, फिर अभी जो कर रहे थे वो करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो रिजर्व भी दे रखा है, रिटेन अर्निंग, करेक्ट। पर वो जो क्वेश्चन करेंगे उसमें रिटेन अर्निंग है नहीं, पर मुझे पढ़ाना था रिटेन अर्निंग के साथ। इस केस में हम कितना एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं, 10 लाख, तो लिखोगे एडिशनल कैपिटल, हमेशा जब भी क्वेश्चन है ना फटाफट ये लिख लेना कितना डेट से कितना इक्विटी से पैसा आने वाला है, तभी तो हम ये निकाल पाएंगे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है। इस 10 लाख में बोल रहा है, देखना डेट इक्विटी का मिक्स 70-30 है, यानी कि डेट होगा 30%, करेक्ट, इक्विटी होगा 70%, 70% मतलब 7 लाख इक्विटी, 3 लाख डेट। ठीक है, उसमें भी कह रहा है अपने पास रिटेन अर्निंग 2,10,000 पड़ा है। अब बताओ नया एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, ऑलरेडी कंपनी के पास रिटेन अर्निंग है 2,10,000, तो इसमें क्या हम करेंगे ना, रिटेन अर्निंग से पैसा थोड़ा लगा देंगे 2,10,000, और बचा हुआ पैसा नया शेयर इश्यू करके लाएंगे, न्यू शेयर इश्यू करके लाएंगे 4,90,000, करेक्ट। डेट के लिए बोल रहा है, अच्छा ये डिविडेंड पर शेयर या पे आउट 50% है, डिविडेंड पे आउट 50% है, तो डी जीरो निकल जाएगा, कितना कमाते 4 रुपीज है, 50% डिविडेंड तो 2 आ जाएगा। ग्रोथ रेट दिया हुआ है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिया है, टैक्स रेट दिया है। अच्छा ये देखो कॉस्ट ऑफ डेट का जरा, अप टू 1,80,000 तो 10%, ये बिफोर टैक्स है, कुछ ना बोले तो बिफोर टैक्स ही मानेंगे, बियॉन्ड 180 तो 16%। डेट जो है हम अगर ये लेने गए तो लिख रहा है अप टू 180, 10%, बियॉन्ड 1,80,000 16%। करेक्ट। अब इसके दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। एक तो कहेगा कि भाई साहब अगर अप टू 1,80,000 आपको डेट लेना है तो 10% के रेट से मिल जाएगी, उससे ज़्यादा आपका डेट है, जैसे हमारा 3 लाख है ना, तो आपको 16% से मिलेगा।
एक तो ये इंटरप्रिटेशन है, एंड ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है क्योंकि इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर इसका मतलब है कि ऐसा भी तो सोचा जा सकता है कि 1,80,000, ये 3 लाख में से 1,80,000 जो है वो 10% के रेट से हम लोन लेके आ सकते हैं। अब बचा हुआ बैलेंस इससे ज्यादा वाला 1,20,000 16% के रेट से लोन लेके आ सकते हैं। तो क्या करें ताकि पूरा 3 लाख, ये मानेंगे कि ये जो रेंज है ये टोटालिटी में पूरा 3 लाख 16% से, कि भाई 180 तक तो सीधा 10% के रेट से लोन मिलेगा, उससे ज्यादा लोन लेने आओगे इतना। या फिर स्लैब के अनुसार कि नहीं, इतना तक हमें इस रेट से और उससे ज्यादा वाला इस रेट से मिलेगा। दोनों में से कोई सा भी एज्यूमशन करोगे 100% करेक्ट होगा, क्योंकि एक्सप्लेन किया नहीं है कि लोन स्लैब अनुसार मिलेगा कि सीधा जिस स्लैब में फॉल कर रहा है उस स्लैब का रेट लगेगा। ठीक है, मुझसे पूछोगे तो इंस्टीट्यूट इसको हमेशा सजेस्टेड आंसर में देता है ज्यादातर एज अ प्राइमरी आंसर। सेकेंडरी आंसर में ये भी करके दिया होता है, पर हमें 3 लाख @ 16% ये नहीं लेना है इंटरप्रिटेशन। हमें कौन सा लेना है कि 3 लाख में से 1,80,000 10% के रेट से, बचा हुआ ये 16% के रेट से मिलेगा। ठीक, चलो ये एक नोट्स था जो आपको ध्यान देना है। आइए जरा निकालना क्या है, डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस। ये तो हमने बता दिया ना, पैटर्न ऑफ रेजिंग एडिशनल फाइनेंस ये रहा। डेट से इतना, इक्विटी से इतना, जिसमें रिटर्न अर्निंग ये होगा, नया शेयर ये, इसी को लिख दो। टोटल कैपिटल कितना चाहिए, 10 लाख, हमने डायग्राम में बना दिया है, बस लिख देते हैं। डेट 30% है, 3 लाख। इक्विटी कैपिटल 70% है, 7 लाख। इसमें से रिटेन अर्निंग अपने पास पड़ा है तो वही यूज कर लेंगे, 2,10,000। फ्लोटेशन कॉस्ट बच जाएगा रिटेन अर्निंग को यूज करने पे। एंड न्यू शेयर से पैसा लेके आएंगे, न्यू इक्विटी से 4,90,000। दूसरे में पूछा है पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। ठीक है, पोस्ट टैक्स ही निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। तो ये तो कह दिया, नहीं भी बोलता तो हम पोस्ट टैक्स ही निकालते हैं। देखो हमें क्या मानना है कि 3 लाख में से 1,80,000 10% के रेट से मिल जाएगा, उससे ज्यादा जो बियॉन्ड है 120 वो 16% से। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 1,18,000 पे 10% के रेट से इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। अब बैलेंस 120 पे 16% के रेट से, बताइए जरा। कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स KDT, ये कैसे निकलता है, इंटरेस्ट, इसको कर दो आफ्टर टैक्स। अब इंटरेस्ट टोटल अमाउंट का दे रखा है, तो टोटल फंड नीचे ले लेंगे इंटू 100, 37,200। क्या ये 37,200 1 माइनस टैक्स रेट। बताइए क्वेश्चन में टैक्स रेट कितना है, 50%, डिवाइड बाई फंड टोटल में 3 लाख इंटू 100, 6.2% आ रहा है। उसके बाद क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की ये निकलता है D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G इंटू 100। D1 बताओ, D1 कैसे निकलेगा, D0 में 1 प्लस G कर दोगे तो D1 आ जाएगा।
मैंने क्या बोला था कि जो डिविडेंड पर शेयर होता है ना, अर्निंग का 50% है डिविडेंड, तो ये 2 रुपीज आया, ये D0 मानेंगे। ग्रोथ रेट कितना है बताइए? 10%। 44 प्राइस है प्लस ग्रोथ रेट 10% इंटू 100, बताओ कितना आएगा? ये 15% आया। कॉस्ट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग ये KR से डिनोट करते हैं। हमें पता है KR इज इक्वल टू के ही होता है अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ना हो तो। कोई फ्लोटेशन कॉस्ट था क्या? नहीं, तो निकालोगे भी तो के ही के बराबर ही आएगा, जो कि कितना आएगा? 15%। उसके बाद क्या पूछा है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल, इसी को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल, ये जो 10 लाख हम उठा रहे हैं ना, इसका वेटेड एवरेज बताइए। इसमें देखो, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, डेट है 4,90,000, 2,10,000, 3,00,000, %15, 15%, 6.2%, ठीक। बताओ इंटू करके क्या आएगा? मैं टोटली कर देता हूँ। 0.49 इंटू 15, 0.210 इंटू 15, 6.2 इंटू 0.3, 12.36। ठीक है, अब उस क्वेश्चन पे आना जो एग्जाम में आया था। अभी जो कर रहे थे वो आपका बुक का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें देखिए एडिशनल कैपिटल कितना लेना है अपने को? 30 लाख। डेट इक्विटी रेशियो कितना है? ये लिखा है देयर इज नो रिटेन अर्निंग अवेलेबल, तो कोई बात नहीं, पूरा नया इक्विटी से आएगा। जुलाई 21। बताओ एडिशनल कैपिटल कितना है? 30 लाख, जिसमें से डेट इक्विटी रेशियो दे रखा है कितना? डेट इक्विटी 2:1, 2:1 है, यानी कि 30 लाख इंटू 2/3, 20 लाख ये तो डेट से आएगा, 10 लाख इक्विटी से आएगा। रिटेन अर्निंग है नहीं तो पूरा का पूरा न्यू शेयर से आएगा। जो 20 लाख का डेट है वो कैसे ले सकते हैं, तो ये बताओ। लिखा है कॉस्ट ऑफ डेट अप टू 5 लाख है 10%, 5 to 10 लाख है 9%, एबव 10 लाख है ये। एक तो तरीका है कि हमारा डेट एबव 10 लाख में फॉल करता है, सीधा 8% ले ले। एक तरीका है नहीं, अप टू 5 लाख के लिए ये लेंगे, नेक्स्ट 5 to 10 लाख के लिए ये रेट लेंगे, और नेक्स्ट जो 10 लाख अपना डेट है उसके लिए ये रेट लेंगे। ठीक, इंडिविजुअल स्लैब को यूज करेंगे, ठीक है। और मैं भी क्या करता हूँ, इंडिविजुअल स्लैब को यूज करता हूँ। पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग हो गया, पोस्ट टैक्स एडिशनल डेट का पूछ रहा है,
कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट, क्या करोगे, सबसे पहले इंटरेस्ट का अमाउंट लिखोगे। शुरू के 5 लाख पे कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, 10%। नेक्स्ट 5 लाख पे 9% है, और 10 लाख से अबव जो कि बच गया 10 लाख, उस पे 8% है। बताइए इंटरेस्ट कितना आएगा। $1,75,000। तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ये होता है इंटरेस्ट 1 - T डिवाइड बाई नेट प्रोसीड इंटू 100। इंटरेस्ट 1,75,000, 1 - T टैक्स रेट बताइए 30%। नेट प्रोसीड कितना, 20 लाख इंटू 100%, 6.125%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की अगर बात करूं, ये कैसे आएगा तो ये आएगा D1 डिवाइड बाई P0 प्लस G इंटू 100। या बताओ, ये जो अर्निंग पर शेयर है और इसका जो है डिविडेंड पर शेयर 6 रुपीज, ये D0 है। तो D0 को 1 प्लस जी से इंटू कर देंगे, जो कि ग्रोथ रेट है 6%, तो D1 आ जाएगा। ये तो D1 आ गया, डिवाइड बाई P0। P0 कितना है बताइए, 120 प्लस जी इंटू 100। बताओ फटाफट से। ये 11.3% आ रहा है। चौथे में पूछेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें पता है कि डेट का है 6.125% इंटू डेट है 20 लाख डिवाइड बाई 30 लाख 2:3। इक्विटी है 11.3, ये है 10 लाख डिवाइड बाई 30 लाख 1:3 के रेशियो में। 6.125 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 7.85%। ठीक है, और इसमें दोनों ही चीज लिखा हुआ है कि एक तरीके से करोगे तो 7.85% आएगा। ऑल्टरनेटिवली आप दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हैं कि जो 20 लाख का डेट है वो ऐसे इंटरप्रेट करें कि मोर देन 10 लाख वाले स्लैब में पड़ेगा और 8% रेट लगा देंगे। ठीक, चलो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अपना टारगेट रहेगा कि नेक्स्ट लेक्चर में सारे क्वेश्चन करके खत्म कर दे, क्योंकि कंसेप्ट हर एक चीज पढ़ा चुका हूँ, अब सिर्फ क्वेश्चन कराना है तो टाइम ज्यादा लगना नहीं है। ठीक, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बढ़िया सा एक लाइक, जो भी आपको लगता है कोई डाउट है तो वो भी पूछो, एंड अपने फ्रेंड सब में भी सजेस्ट करो, शेयर करो। ठीक, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।